नमस्ते स्टूडेंट्स। उच्च शिक्षा संगम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिस्ट्री का एग्जाम खत्म हो चुका है और अब हमारे सामने है ज्योग्राफी का पहाड़ जैसा सिलेबस। सोमवार को एग्जाम है और हमारे पास समय बहुत कम है। आप लोगों की लगातार डिमांड आ रही थी कि फिजिकल, ह्यूमन और इंडियन ज्योग्राफी सब कुछ मिक्स हो रहा है। कोई एक ऐसा वीडियो बनाइए जिससे पूरा सिलेबस एक बार में रिवाइज हो जाए। तो स्टूडेंट्स, आपकी ये डिमांड पूरी हो चुकी है। आज हम ज्योग्राफी का एक महामैराथन करने जा रहे हैं। इस एक वीडियो में हम फिजिकल ज्योग्राफी के 23, मानव भूगोल के 10 और भारत के भूगोल के 13 यानी कुल 46 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। खास बात यह है कि चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से, ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि हम हर कठिन कॉन्सेप्ट को इंग्लिश टर्म्स के साथ बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए गेम चेंजर है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पृथ्वी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट से, यानी फिजिकल ज्योग्राफी। हमारा पहला सवाल पृथ्वी के अंदर की हलचल के बारे में है और ये 2 मार्क्स का प्रश्न है। प्रश्न है, समुद्र तल का फैलाव यानी सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक जियोलॉजिकल थियरी है जो 1960 में हैरी हेस ने दी थी। इसके अनुसार समुद्र के बीच में जो पहाड़ होते हैं, जिन्हें मिड ओशियानिक रिज कहते हैं, उनके नीचे पृथ्वी के मैंटल से गर्म मैग्मा ऊपर आता है। ये मैग्मा ठंडा होकर नई समुद्री भूपरपटी यानी क्रस्ट बनाता है। ये नई क्रस्ट पुरानी क्रस्ट को दोनों तरफ धकेलती है, जिससे समुद्र का तल लगातार फैलता रहता है। अब सवाल यह है कि हमें कैसे पता चला कि समुद्र तल फैल रहा है। ये 3 मार्क्स का महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है, समुद्र तल फैलाव के 3 साक्ष्य लिखो। इसके 3 पक्के सबूत हैं। पहला, पेलियोमैग्नेटिज्म यानी पुरा चुंबकत्व। समुद्र के बीच के कटक के दोनों तरफ की चट्टानों में मैग्नेटिक पैटर्न एक जैसे हैं। दूसरा, चट्टानों की आयु। जो चट्टानें कटक के पास हैं वे सबसे नहीं हैं और दूर जाने पर चट्टानें पुरानी होती जाती हैं। तीसरा, अवसादों की मोटाई। कटक के पास समुद्री सेडिमेंट्स बहुत पतले होते हैं और दूर जाने पर मोटे होते जाते हैं। लेकिन आखिर समुद्र तल फैलता क्यों है? ये प्रश्न 3 या 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। प्रश्न है, समुद्र जल फैलाव के कारण लिखो। इसका सबसे बड़ा कारण है पृथ्वी के मैंटल में चलने वाली कन्वेक्शन करंट्स यानी संवहन धाराएं। पृथ्वी के अंदर रेडियोधर्मी तत्वों से बहुत गर्मी पैदा होती है। इस गर्मी से मैंटल में पिघला हुआ मैग्मा ऊपर उठता है। ये गर्म मैग्मा समुद्री कटक के पास लिथोस्फीयर को तोड़कर बाहर निकलता है और इसी मैग्मा के दबाव से समुद्री प्लेटें दूर खिसकती हैं और समुद्र तल फैलता है। हमने प्लेटों की बात की, तो आखिर ये प्लेट होती क्या है? ये 2 मार्क्स का प्रश्न है। प्रश्न है, प्लेट क्या है और इसके प्रकार लिखें। पृथ्वी का सबसे बाहरी कठोर आवरण, जिसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं, वो एक पूरा टुकड़ा नहीं है, बल्कि कई टुकड़ों में टूटा हुआ है। इन्हीं विशाल टुकड़ों को टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। ये प्लेटें एस्थेनोस्फीयर पर तैरती हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं। पहली, महाद्वीपीय प्लेट जो हल्की होती है, और दूसरी, महासागरीय प्लेट जो भारी होती है। ये प्लेटें जहां मिलती या अलग होती हैं, उसे प्लेट बाउंड्री कहते हैं। ये 3 मार्क्स का प्रश्न है। प्रश्न है, प्लेट सीमा का प्रकार लिखें और चित्र सहित वर्णन करें। ये 3 प्रकार की होती हैं। पहली, डाइवर्जेंट बाउंड्री यानी अपसारी सीमा, जहां 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं और नई क्रस्ट बनती है। दूसरी, कन्वर्जेंट बाउंड्री यानी अभिसारी सीमा, जहां 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं और खाइयां या पहाड़ बनते हैं। तीसरी, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री यानी संरक्षी सीमा, जहां प्लेटें एक दूसरे के अगल बगल से खिसकती हैं। तीसरी वाली सीमा यानी संरक्षी सीमा को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये 3 या 4 मार्क्स में आ सकता है। प्रश्न है, प्लेट संरक्षण क्या है और इससे संबंधित भू आकृतियां बनाएं। प्लेट संरक्षण का मतलब है कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री। ये वो जगह है जहां 2 प्लेटें ना तो टकराती हैं और ना ही दूर जाती हैं, बल्कि एक दूसरे के समानांतर रगड़ खाते हुए खिसकती हैं। यहाँ क्रस्ट न तो बनती है और न नष्ट होती है। इस फ्रिक्शन से फॉल्ट्स यानी दरारें और रिफ्ट वैली बनती हैं और भयानक भूकंप आते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अमेरिका का सैन एंड्रियास फॉल्ट है। अब पृथ्वी के बाहर की शक्तियों की बात करते हैं। ये 2 मार्क्स का प्रश्न है। प्रश्न है, बहिर्जात प्रक्रिया क्या है? एक्सोजेनिक प्रोसेस यानी बहिर्जात प्रक्रियाएं वे शक्तियां हैं जो पृथ्वी की सतह के बाहर काम करती हैं और जमीन को समतल बनाती हैं। इनकी ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य और गुरुत्वाकर्षण है। इसमें वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन और डिपोजिशन शामिल हैं, जिन्हें हवा, पानी और बर्फ जैसे कारक अंजाम देते हैं। हवा, पानी और समुद्र जमीन पर कैसी कैसी आकृतियां बनाते हैं? ये 5 मार्क्स का एक बड़ा सवाल है। प्रश्न है, नदी, वायु और समुद्री क्रिया द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का चित्र सहित वर्णन करें। नदी जब पहाड़ों से तेज बहती है तो वी आकार की घाटी बनाती है और समुद्र के पास पहुंचकर डेल्टा बनाती है।
मरुस्थल में हवा चट्टानों को काटकर मशरूम रॉक्स यानी छत्रक शिला बनाती है और रेत जमा करके सैंड ड्यून्स बनाती है। समुद्री लहरें तट से टकराकर सी क्लिफ यानी समुद्री भृगु बनाती हैं और रेत जमा करके बीच यानी समुद्री पुलिन बनाती है। विलियम मॉरिस डेविस ने अपरदन का एक चक्र बताया था। ये 2 मार्क्स का प्रश्न है। प्रश्न है, अपरदन चक्र क्या है? साइकिल ऑफ इरोजन की संकल्पना WM डेविस ने दी थी। उन्होंने बताया कि जैसे इंसान का जीवन होता है, वैसे ही कोई भी भूभाग युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था से गुजरता है। अंत में हवा पानी जैसी शक्तियां उसे घिसकर एक समतल मैदान बना देती हैं, जिसे पेनी प्लेन कहा जाता है। क्या कोई बूढ़ी नदी फिर से जवान हो सकती है? ये 2 मार्क्स का प्रश्न है। प्रश्न है, पुनरुद्धार की परिभाषा लिखो। नदी का रीजुविनेशन यानी पुनर्यौवन का मतलब है जब कोई नदी बूढ़ी हो चुकी हो लेकिन जमीन के ऊपर उठने या समुद्र का लेवल गिरने से उसकी इरोजन पावर फिर से बढ़ जाए। इससे नदी का ढलान बढ़ जाता है और वो फिर से अपनी घाटी को गहरा काटने लगती है। जब नदी फिर से जवान होती है तो वो कैसी नई आकृतियां बनाती है? ये 5 मार्क्स का प्रश्न है। प्रश्न है, पुनरुद्धार द्वारा निर्मित भू आकृतियां क्या क्या हैं? वो अपनी पुरानी घाटी के अंदर नई आकृतियां बनाती है, जैसे इनसाइज्ड मिएंडर्स, जहां नदी अपने पुराने घुमाव में गहराई तक कटाई कर लेती है। इसके अलावा रिवर टेरेसेस यानी नदी वेदिकाएं बनती हैं। जहां पुरानी घाटी और नई गहरी घाटी मिलती है, उसे निक पॉइंट कहते हैं, जहां अक्सर नए वाटरफॉल्स बनते हैं। चलिए अब मौसम की तरफ चलते हैं। ये 2 मार्क्स का प्रश्न है। प्रश्न है, वायुमंडलीय गड़बड़ी क्या है? एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस का मतलब है जब वायुमंडल की शांत स्थिति में अचानक बदलाव आ जाए, जिससे मौसम खराब हो जाए। इसमें प्रेशर, तापमान और हवा की दिशा तेजी से बदलती है। इसके नतीजे में आंधी, साइक्लोन और थंडरस्टॉर्म जैसी घटनाएं होती हैं। चक्रवात और प्रतिचक्रवात में क्या फर्क है? ये 3 मार्क्स का प्रश्न है। प्रश्न है, चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात में क्या अंतर है? साइक्लोन यानी चक्रवात लो प्रेशर का केंद्र होता है। हवाएं बाहर से अंदर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज घूमती हैं, जो खराब मौसम और बारिश लाती हैं। एंटी साइक्लोन यानी प्रतिचक्रवात हाई प्रेशर का केंद्र होता है। हवाएं केंद्र से बाहर की तरफ क्लॉकवाइज जाती हैं, जो साफ और शांत मौसम का संकेत देते हैं। चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 मार्क्स का प्रश्न है। प्रश्न है, चक्रवात के प्रकार लिखें। चक्रवात मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहले ट्रॉपिकल साइक्लोन, जो कर्क और मकर रेखा के बीच गर्म समुद्रों पर बनते हैं। ये छोटे लेकिन बहुत विनाशकारी होते हैं। दूसरे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, जो मध्य अक्षांशों में ठंडी और गर्म हवा के मिलने से बनते हैं। ये बड़े क्षेत्र में फैलते हैं और कई दिनों तक धीमी बारिश कराते हैं। दुनिया की जलवायु को बांटने का सबसे फेमस तरीका किसने दिया था? ये 5 मार्क्स का महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण का वर्णन करें। व्लादिमीर कोपेन ने जलवायु का सबसे प्रसिद्ध सिस्टम दिया, जो तापमान और बारिश पर आधारित था। उन्होंने जलवायु को 5 बड़े समूहों में बांटा। ए उष्णकटिबंधीय, बी शुष्क या मरुस्थल, सी उष्ण शीतोष्ण, डी शीतल हिमवन और ई ध्रुवीय जलवायु। आजकल क्लाइमेट चेंज की बहुत बात होती है। इसके कारण क्या है? ये 3 मार्क्स का प्रश्न है। प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन का कारण लिखें। इसके 2 कारण हैं। प्राकृतिक कारण, जैसे ज्वालामुखी का फटना या सूरज के धब्बों में बदलाव। दूसरा एंथ्रोपोजेनिक यानी मानवीय कारण। इंसान फैक्ट्रियों और गाड़ियों से हवा में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी ग्रीनहाउस गैसें बढ़ा रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। समुद्र में जो पानी की नदियां बहती हैं, उनका हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है? ये 5 मार्क्स का बड़ा प्रश्न है। प्रश्न है, महासागरीय धारा का प्रभाव लिखें। महासागरीय धाराएं यानी ओशन करंट्स जलवायु पर गहरा असर डालती हैं। गर्म धाराएं ठंडे इलाकों को गर्म रखती हैं और ठंडी धाराएं ठंडे इलाकों को ठंडा करती हैं। जहां गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं, वहां मछलियों का खाना प्लैंकटन बहुत पैदा होता है, जो फिशिंग के लिए बेस्ट होता है। इसके अलावा ये नेविगेशन में मदद करती हैं और ठंडी धाराओं के कारण पश्चिमी तटों पर मरुस्थल बनते हैं। अब पर्यावरण की बात करते हैं। ये 2 मार्क्स का प्रश्न है। प्रश्न है, जैव विविधता क्या है? बायोडाइवर्सिटी का मतलब है पृथ्वी पर मौजूद जीवन की विविधता। इसमें सभी तरह के पेड़ पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव शामिल हैं। ये उनके जेनेटिक्स और इकोलॉजिकल सिस्टम की विविधता को दर्शाता है। ये जैव विविधता हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? ये 3 मार्क्स का प्रश्न है। प्रश्न है, जैव विविधता का महत्व क्या है? ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इकोलॉजिकल दृष्टि से ये खाद्य श्रृंखला को संतुलित रखती है। आर्थिक दृष्टि से हमें भोजन और कच्चा माल मिलता है, और मेडिसिनल दृष्टि से आज की 30% से ज्यादा दवाएं सीधे जंगलों के पेड़ पौधों से ही बनाई जाती हैं। हम इन जीव जंतुओं को कैसे बचा सकते हैं? ये 2 मार्क्स का प्रश्न है। प्रश्न है, इन सीटू संरक्षण और एक्स सीटू संरक्षण क्या है?
इन सीटू का मतलब है जीवों को उनके प्राकृतिक घर में ही बचाना, जैसे नेशनल पार्क्स, और एक्स सीटू का मतलब है जीवों को जंगल से निकालकर किसी सुरक्षित मानव निर्मित जगह पर बचाना, जैसे चिड़ियाघर या बोटानिकल गार्डन। आज जैव विविधता इतनी तेजी से खत्म क्यों हो रही है? ये 3 मार्क्स का प्रश्न है। प्रश्न है, जैव विविधता के क्षति के कारण लिखें। इसके खत्म होने के कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, यानी इंसान खेती और शहर के लिए जंगल काट रहा है। इसके अलावा ओवर एक्सप्लॉयटेशन यानी अवैध शिकार, प्रदूषण और किसी इन्वेसिव एलियन स्पीशीज का आ जाना इसके मुख्य कारण हैं। फिजिकल ज्योग्राफी का आखिरी सवाल, ये 2 मार्क्स का प्रश्न है। प्रश्न है, जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या है? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वो इलाका होता है जहां जैव विविधता बहुत ज़्यादा होती है और वहां ऐसी कई प्रजातियां होती हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलती, लेकिन इंसान की गतिविधियों के कारण उस इलाके पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा होता है, जैसे भारत में वेस्टर्न घाट। स्टूडेंट्स, फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट। अब आते हैं पार्ट 2 पर, यानी ह्यूमन ज्योग्राफी। यहाँ हम जनसंख्या और विकास की बात करेंगे। जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसका आबादी पर क्या असर पड़ता है? ये 3 मार्क्स का प्रश्न है। प्रश्न है, प्रवासन का जनसंख्या परिवर्तन पर प्रभाव लिखें। माइग्रेशन का असर 2 जगहों पर पड़ता है। डेस्टिनेशन रीजन, जहां लोग जाते हैं वहां कुल आबादी और वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ जाती है। सोर्स रीजन, जहां से लोग जाते हैं वहां आबादी कम हो जाती है और बुजुर्ग या बच्चे ज़्यादा रह जाते हैं। यानी प्रवासन एज सेक्स स्ट्रक्चर को पूरी तरह बदल देता है। माल्थस ने जनसंख्या पर एक बहुत डरावना सिद्धांत दिया था। ये 3 मार्क्स का प्रश्न है। प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि का माल्थुसियन सिद्धांत क्या है? थॉमस माल्थस ने कहा था कि जनसंख्या ज्योमेट्रिक अनुपात में बहुत तेजी से बढ़ती है, जबकि खाना अर्थमेटिक अनुपात में धीरे धीरे बढ़ता है। इस असंतुलन को ठीक करने के लिए प्रकृति खुद पॉजिटिव चेक लगाती है, जैसे अकाल, महामारी या युद्ध, जिससे बढ़ी हुई आबादी खत्म हो जाती है। जनसंख्या और संसाधनों के बीच 3 तरह के रिश्ते होते हैं। ये 2 मार्क्स का प्रश्न है। प्रश्न है, ऑप्टिमम, अंडर और ओवर पॉपुलेशन क्या है? ऑप्टिमम पॉपुलेशन बेस्ट स्थिति है जहां संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए उतने ही लोग हैं। अंडर पॉपुलेशन में संसाधन बहुत हैं लेकिन लोग कम हैं। ओवर पॉपुलेशन खतरनाक स्थिति है जहां लोगों की संख्या संसाधनों की कैरिंग कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे गरीबी फैलती है। कोई समाज खेतीहर से औद्योगिक बनता है तो जन्म और मृत्यु दर कैसे बदलती है? ये 3 मार्क्स का प्रश्न है। प्रश्न है, थॉमसन और नोटेस्टीन का जनसंख्या संक्रमण मॉडल क्या है? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल बताता है कि विकास के साथ जन्म और मृत्यु दर बदलती है। पहली अवस्था में जन्म और मृत्यु दर दोनों ऊंचे होते हैं। दूसरी अवस्था में चिकित्सा से मृत्यु दर गिरती है पर जन्म दर ऊंची रहती है, जिससे जनसंख्या विस्फोट होता है। तीसरी और चौथी विकसित अवस्था में शिक्षा के कारण जन्म दर भी गिर जाती है और आबादी स्थिर हो जाती है। बढ़ती आबादी को रोकने के उपाय क्या हैं? ये 3 मार्क्स का प्रश्न है। प्रश्न है, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय क्या क्या हैं? इसके कई उपाय हैं। सबसे प्रभावी उपाय है महिला शिक्षा। शिक्षित महिलाएं छोटे परिवार का महत्व समझती हैं। दूसरा, फैमिली प्लानिंग के तहत लोगों को जागरूक करना। तीसरा, विवाह की कानूनी उम्र का पालन कराना और छोटे परिवार के लिए इंसेंटिव देना। लोग माइग्रेशन कितने तरीकों से करते हैं? ये 3 मार्क्स का प्रश्न है। प्रश्न है, प्रवासन के प्रकार क्या क्या हैं? प्रवासन को कई आधारों पर बांटा जा सकता है। स्थान के आधार पर आंतरिक या अंतर्राष्ट्रीय, समय के आधार पर स्थायी या मौसमी, कारण के आधार पर पुश फैक्टर्स जो लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर करते हैं और पुल फैक्टर्स जो लोगों को आकर्षित करते हैं। माल्थस का संकट क्या है? ये 2 मार्क्स का प्रश्न है। प्रश्न है, माल्थुसियन कैटास्ट्रॉफी क्या है? ये उस स्थिति को कहते हैं जब बढ़ती हुई मानव आबादी के लिए खाद्य आपूर्ति कम पड़ जाती है। इस असंतुलन के चरम पर पहुंचने से समाज में भूखमरी, अकाल और युद्ध छिड़ जाते हैं। ये एक प्राकृतिक आपदा है जिससे जनसंख्या घटकर कंट्रोल में आ जाती है। अब विकास की बात करते हैं। ये 2 मार्क्स का प्रश्न है। प्रश्न है, मानव विकास क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ पैसे का बढ़ना नहीं है। इसका मतलब है लोगों के विकल्पों में वृद्धि करना। इसका उद्देश्य एक ऐसा माहौल बनाना है जहां लोग लंबा और स्वस्थ जीवन जी सकें, शिक्षा प्राप्त कर सकें और एक सम्मानजनक जीवन स्तर का आनंद ले सकें। मानव विकास और गरीबी को नापने के इंडेक्स क्या हैं? ये 2 मार्क्स का प्रश्न है। प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक और मानव गरीबी सूचकांक क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI देश की प्रगति को स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय पर मापता है। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स यानी HPI विकास में आने वाली कमियों या डेप्रिवेशन को मापता है, जैसे कितने लोग जल्दी मर जाते हैं या कितने अनपढ़ हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी का आखिरी सवाल, ये 3 मार्क्स का प्रश्न है।
प्रश्न है, अमर्त्य सेन का क्षमता दृष्टिकोण क्या है? अमर्त्य सेन का कैपेबिलिटी अप्रोच कहता है कि विकास का मतलब सिर्फ आय नहीं है, बल्कि लोग वास्तव में क्या करने और बनने में सक्षम हैं। आय सिर्फ एक साधन है, असली लक्ष्य लोगों की स्वतंत्रता और क्षमताओं को बढ़ाना है। गरीबी और बीमारी जैसी अस्वतंत्रताओं को दूर करना ही सच्चा विकास है। स्टूडेंट्स, अब हम वीडियो के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में हैं, भारत का भूगोल। यहाँ से 13 प्रश्न हैं। उद्योगों को उनके कच्चे माल के आधार पर कैसे बांटा जाता है? ये 2 मार्क्स का प्रश्न है। प्रश्न है, कृषि, समुद्र, वन, खनिज आधारित, निर्माण कार्य एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्या है? कृषि आधारित उद्योग खेती के उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं। समुद्र आधारित उद्योग समुद्र के संसाधनों पर निर्भर हैं। वन आधारित उद्योग लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। खनिज आधारित उद्योग सीधे खनिजों का इस्तेमाल करते हैं। कंस्ट्रक्शन बुनियादी ढांचा बनाने का काम है और आईटी उद्योग कंप्यूटर और इंटरनेट के जरिए डेटा प्रबंधन पर आधारित है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या होती है? ये 2 मार्क्स का प्रश्न है। प्रश्न है, खाद्य प्रसंस्करण में उद्योग क्या है? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वो उद्योग है जिसमें कच्चे खाने को वैज्ञानिक तरीकों से प्रोसेस किया जाता है ताकि वो लंबे समय तक खराब न हो और ज्यादा कीमती बने, जैसे टमाटर से केचप बनाना। इससे प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बढ़ती है। भारत में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बढ़ क्यों रही है और इसकी समस्याएं क्या हैं? ये 3 मार्क्स का प्रश्न है। प्रश्न है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास का प्रकार एवं समस्याओं का वर्णन करें। विकास का कारण है कच्चे माल की कमी ना होना और रेडी टू ईट भोजन की बढ़ती मांग। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कोल्ड स्टोरेज और रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट की भारी कमी, जिससे खाना खराब हो जाता है। भारत में मछली उद्योग की क्या स्थिति है? ये 3 मार्क्स का प्रश्न है। प्रश्न है, मत्स्य उद्योग के विकास के कारण एवं समस्याएं क्या-क्या हैं? विकास का कारण भारत की लंबी तटरेखा और नदियां हैं, लेकिन समस्याएं ये हैं कि मछुआरे पुरानी नावों का इस्तेमाल करते हैं, कोल्ड स्टोरेज की कमी है और ओवरफिशिंग से मछलियों की प्रजातियां घट रही हैं। भारत के आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की कहानी क्या है? ये 3 मार्क्स का प्रश्न है। प्रश्न है, लौह इस्पात उद्योग के विकास के कारण एवं समस्या का वर्णन करें। विकास का कारण छोटा नागपुर पठार के पास कच्चा लोहा, कोयला और सस्ती बिजली का मिलना है। समस्या ये है कि भारत के पास अच्छी क्वालिटी के कोकिंग कोल की कमी है, तकनीक पुरानी है और ट्रांसपोर्ट की सप्लाई अनियमित है। भारत आईटी में इतना आगे कैसे निकला? ये 3 मार्क्स का प्रश्न है। प्रश्न है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी के विकास के कारण एवं समस्याओं का वर्णन करें। विकास का कारण अंग्रेजी बोलने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की बड़ी संख्या और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हैं। समस्याएं हैं ब्रेन ड्रेन, जहां अच्छे इंजीनियर विदेश चले जाते हैं, और साइबर सिक्योरिटी का खतरा। भारत के 2 बड़े कार बनाने वाले शहर कौन से हैं? ये 2 मार्क्स का प्रश्न है। प्रश्न है, भारत के 2 ऑटोमोबाइल उद्योग केंद्र का नाम बताएं। पहला है चेन्नई, जिसे भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है क्योंकि यहां बहुत सारी विदेशी कार कंपनियों की फैक्ट्रियां हैं। दूसरा है गुरुग्राम, जो उत्तर भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल हब है। अब जमीन की बात। ये 2 मार्क्स का प्रश्न है। प्रश्न है, भूमि उपयोग एवं भूमि आवरण की अवधारणा क्या है? लैंड कवर का मतलब है पृथ्वी पर मौजूद प्राकृतिक चीजें जैसे जंगल या नदियां, और लैंड यूज का मतलब है कि इंसान ने उस जमीन का इस्तेमाल किस काम के लिए किया है, जैसे खेती या घर बनाना। इनके प्रकार क्या क्या होते हैं? ये 3 मार्क्स का प्रश्न है। प्रश्न है, भूमि उपयोग एवं भूमि आवरण का प्रकार क्या क्या है? लैंड कवर के प्रकार हैं घने जंगल, नदियां और प्राकृतिक घास के मैदान। लैंड यूज के प्रकार हैं एग्रीकल्चरल लैंड, बिल्टअप एरिया और फैलो लैंड। भारत में सबसे ज्यादा जमीन नेट सोन एरिया के तहत आती है। प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। ये 3 मार्क्स का प्रश्न है। प्रश्न है, जल, वायु, आर्सेनिक के प्रदूषण का कारण एवं रोकने के उपाय क्या क्या हैं? जल प्रदूषण फैक्ट्रियों के रसायन से होता है, इसका उपाय सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना है। वायु प्रदूषण गाड़ियों के धुएं से होता है, उपाय इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल है। आर्सेनिक प्रदूषण भूजल के बहुत ज्यादा इस्तेमाल से होता है, उपाय आर्सेनिक रिमूवल फिल्टर का उपयोग है। हमारे 2 बड़े शहरों में हवा इतनी खराब क्यों है? ये 3 मार्क्स का प्रश्न है। प्रश्न है, कोलकाता और दिल्ली क्षेत्र में वायु प्रदूषण पर टिप्पणियां लिखें। दिल्ली में प्रदूषण का कारण पराली जलाना और गाड़ियों का धुआं है, जिससे जहरीला स्मॉग बन जाता है। कोलकाता में मुख्य कारण पुरानी डीजल गाड़ियां और डंपिंग ग्राउंड्स में आग है। सर्दियों में टेम्परेचर इन्वर्जन के कारण धुआं नीचे ही फंस जाता है। पश्चिम बंगाल में इंसान और जानवरों के बीच लड़ाई क्यों बढ़ रही है? ये 3 मार्क्स का प्रश्न है। प्रश्न है, डुअर्स और सुंदरवन क्षेत्र में मानव वन्य जीव संघर्ष पर टिप्पणी लिखें।
वॉर्स में चाय बागानों ने हाथियों के एलिफेंट कॉरिडोर काट दिए हैं, जिससे वे खेतों में घुसते हैं। सुंदरवन में क्लाइमेट चेंज से मैंग्रोव जंगल सिकुड़ रहे हैं, जिससे बाघों का खाना कम हो गया है और वे गांव में घुस आते हैं। और अब आज के महामैराथन का आखिरी सवाल, ये 3 मार्क्स का प्रश्न है। प्रश्न है, जलमंडल का भूमि चरण क्या क्या है? ये जल चक्र का वो हिस्सा है जब बारिश का पानी जमीन पर आता है। इसके बाद कुछ पानी बहकर नदियों में चला जाता है, जिसे सरफेस रन ऑफ कहते हैं। कुछ पानी मिट्टी सोख लेती है, जिसे इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं। ये पानी नीचे जमा होकर ग्राउंड वाटर बनता है और अंत में पेड़ पौधे इसे ट्रांसपिरेशन द्वारा वापस हवा में छोड़ देते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक लंबी सांस लीजिए, हमने कर दिखाया। आज हमने जियोग्राफी के इस महामैराथन में कुल 46 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। हमने कोशिश की है कि हर कठिन कॉन्सेप्ट को आसान हिंदी और इंग्लिश कीवर्ड्स के साथ समझाया जाए। ये वीडियो आपके सोमवार के एग्जाम के लिए सबसे बड़ा हथियार है। इसे ध्यान से देख लें, सारे कॉन्सेप्ट साफ हो जाएंगे। और हाँ, इन सभी प्रश्नों के PDF नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर 4 भाषाओं यानी हिंदी, इंग्लिश, बंगाली और उर्दू में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से डाउनलोड कर लें। अगर आपको ये मैराथन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एग्जाम के लिए टेंशन फ्री रहें और फोड़ कर आएं। ऑल द बेस्ट और जय हिंद।